नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुज यादव। उत्तर प्रदेश की सियासी पिच तैयार हो चुकी है। इसमें सभी पार्टियां खेलने के लिए भी ज़ोर शोर से लग चुकी हैं। इसमें किसको जीत मिलेगी, किसको हार, ये तो समय बताएगा, यानी कि 10 मार्च को। लेकिन इस पिच पर किस तरीके से तैयारी चल रही है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, पहला सवाल हमारा ये है कि 2022 का चुनाव इस समय चरम पर है, तो आरएलडी की किस तरीके से तैयारी है? देखिए, आरएलडी तो पिछले कई साल से तैयारी कर रहा है, खाली चुनाव की नहीं बल्कि बदलाव की। और हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। आरएलडी का जो मकसद है वो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है, ख़ासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसानों के हितों की लड़ाई लड़ना है। किसान के हित की लड़ाई अगर किसी दल ने लड़ी है, आज से नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से, चौधरी अजीत सिंह जी के ज़माने से, सर छोटू राम, उससे पहले आज़ादी से पहले सर छोटू राम के द्वारा, और आज जो है माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जो किसानों की लड़ाई लड़ी है, वो एक ही दल ने लड़ी है, उसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल। तो राष्ट्रीय लोकदल तो तैयारी में मुसलसल है, और हमारी तैयारी ज़मीन के ऊपर पूरी है। ज़मीन में हमारे वर्कर, गांव-गांव में हमारा जो वोटर है वो हमारा वर्कर बन चुका है। इसलिए आज हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखिए, जो इम्तहान साल भर नहीं तैयारी करता, वो आखिरी आके 15 दिन में दिन रात पढ़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है, मंदिर में जाके बैठ जाता है, घंटी बजाता है, और अयोध्या जाता है, कभी मथुरा जाता है, कभी काशी जाता है कि इम्तहान भगवान मुझे पास कर दे। लेकिन भगवान जो है उसे ही पास करता है जो लगातार सालों मेहनत करता है। तो राष्ट्रीय लोकदल ने पहले से मेहनत कर ली है, हमें अब इम्तहान की कोई चिंता नहीं है। आप अयोध्या मथुरा की बात की हैं, तो हमारे हिसाब से आप योगी जी पर कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन मेरा एक सवाल है, पहला चरण जिस पर आरएलडी के पूरा दांव लगा हुआ है, 58 सीटों पर है, तो लेकिन आप 2012 की देख लें, 2019 तक 9 सीटों से लेकर 1 सीटों पर, 2017 पे 1 सीटों पर आई आरएलडी, तो इतना गिरावट आया। फिर इस बार 2022 में किस तरीके का आरएलडी देख रही है अपने आप को? देखिए, जो आप बहुत छोटे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बीजेपी की 2 सीटें आई थी 84 में, और दो सीटों से आज जो है वो 300 के ऊपर चली गई है। तो ये तो बदलते हुए हालात होते हैं, बदलता हुआ माहौल होता है। ये 2021 है, ये 2017 नहीं है। और लोगों ने इन्हें मौका दिया, बार बार मौका दिया, हमारे वोटर्स ने मौका दिया। मैंने मोदी जी का सबसे पहले इंटरव्यू किया था, मैंने उन्हें 2012-13 में मौका दिया। तो हमने मौका दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने मौका गंवा दिया। मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी मौका गंवा दिया। लोगों ने देखो, देश की जनता बड़ी भोली है और बड़ी उसमें पेशेंस है कि एक बार नहीं, बार बार मौका देते हैं। वो कहते चलो एक बार नहीं, वो दूसरी बार कर दो, तीसरी बार कर दो। तो इनको 3 बार मौका दे दिया। अब जनता समझ गई है कि कुछ करने वाले नहीं है, न ये 15 लाख देने वाले, न किसान की आय दुगनी करने वाले, किसान के ऊपर मार लगाने वाले। महंगाई की, बिजली फ्री मिलती थी, बिजली इन्होंने सबसे महंगी बिजली कर दी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में कर दी। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के बजाय बहुत पीछे ले गए। आज उत्तर प्रदेश जो है 10-15 साल पीछे चला गया है इनके राज में। तो जनता ऐसा नहीं है आपके प्रोपेगेंडे से, आपके बस स्टैंड पे लगे होर्डिंग से और अखबारों में छपे बड़े बड़े जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उससे पब्लिक प्रभावित हो जाएगी। पब्लिक तो जी रही है उस हालात को कि उसकी लाशें पड़ी हुई थी गंगा के दोनों तरफ, उसको दफनाने को नहीं था, उसको ना कब्रिस्तान मिला, ना उसे शमशान मिला, ना उसे जीवन मिला। उसकी जीना जो है वो हराम हो गया, उसकी ज़िंदगी जो है मौत से बदतर हो गई। तो ऐसे में ये चलने वाला नहीं है। तो आज बड़ा परिवर्तन जो है जनता कर रही है। जनता आगे चल रही है, हम लीडर तो पीछे चल रहे हैं। ये चुनाव लीडरों का नहीं है, ये चुनाव ना अखिलेश यादव का है, ना जयंत चौधरी का है, ना प्रियंका गांधी का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है। जनता के पीछे लीडर चल रहे हैं और जनता फैसला कर चुकी है, उसको कोई बदल नहीं पाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से 2017 से पहले मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ, उसके बाद से उसका फ़ायदा उठाकर बीजेपी सत्ता में आती है। और एक बार फिर से जिस तरीके से ये बीजेपी वाले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था उप डिप्टी कि मथुरा में मंदिर बनाएंगे, और काशी कॉरिडोर का उद्घाटन सब कुछ मोदी जी ने किया था, एक बार फिर से करने की कोशिश किया गया। लेकिन इस समय एक बार फिर से मंडल का मंडल हो रहा है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? क्योंकि इस बार अगड़ा पिछड़ा योगी जी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कहते 80-20 की लड़ाई है, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में ज्वाइन होते हुए कहते 85-15 की लड़ाई है। तो इसमें आरएलडी किस तरीके से अपने आप को देख रही है? आरएलडी ना तो मंडल में विश्वास करती ना कमंडल में विश्वास करती। आरएलडी तो किसान में और जनता में विश्वास करती है। तो आरएलडी तो इस लड़ाई को बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई के रूप में देख रही है, युवा के भविष्य के रूप में देख रही है, इसको महंगाई के खिलाफ लड़ाई के रूप में देख रही है, इसको किसानों की के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, हम देहात में कैसे रोजगार लाएं, इस रूप में देख रही है। और सबसे बढ़कर हम भाईचारे के रूप में देख रहे हैं। हमने आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से जयंत चौधरी जी ने और मैंने मिलके एक भाईचारा आंदोलन चलाया था। भाईचारा जिंदाबाद नारा ही नहीं दिया हमने सम्मेलन कराए थे। 2016 से हम सम्मेलन करा रहे हैं। आप लोगों को अब नजर आ रहा है ना, हम 2016 से भाईचारा सम्मेलन करा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये जो खाई बनाई गई थी, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाई गई थी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बनाई गई थी, इसको हम खत्म किया है हमने। और आज कोई सुनने को तैयार नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये नारे, ये बातें सुनने को तैयार नहीं है। तो ये तो बेचारे जब कुछ किया नहीं, जब कोई कुछ करता नहीं, जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप पढ़ाई नहीं करते साल भर तो फिर आखिर में आप मंदिरों पर जाके मत्थे टेकते हो। हनुमान जी के मंदिर चाहते हो कि 2.5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, लेकिन हनुमान जी भी मदद उसकी करते हैं जो साल भर मेहनत करता है। हनुमान जी उसकी मदद नहीं करते जो साल भर डंडे बजाता है, उसके बाद आगे 2.5 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है। तो ये योगी जी हैं, वो घूमते रहे, अब सारे घूम घाम के वापस भाग गए गोरखपुर। आप बार बार उन्हीं पर आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं पर सवाल पूछता हूँ कि अयोध्या से नहीं लड़े, मथुरा से नहीं लड़े, अब गोरखपुर गए हैं, तो इससे आपको क्या लगता है? इससे साफ है कि वो तो चाह रहे थे कि यहाँ से लड़ लें, बड़ी उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ पर विकेट उनकी बड़ी कमज़ोर है, हिट विकेट हो जाएंगे वो। तो अब और गोरखपुर से भी डर रहे थे, क्योंकि गोरखपुर में आपको याद होगा बाय इलेक्शन हुआ था उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो बुरी तरह से हार गए थे। तो उन्हें अंदाजा है कि आज गोरखपुर में भी लोगों का विश्वास उठ गया। लोगों को लगा कि यार ये तो मुख्यमंत्री बना दिया, इसको सारी सत्ता दे दी। पहले कहते थे साहब, रोते थे ये खड़े होके कि भाई साहब मैं क्या करूं, मेरी को सुनता नहीं, मैं तो करना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मेरा मुख्यमंत्री मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई अब तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, अब तो डबल इंजन था, तो डबल फेलियर क्यों हो गया? अब गोरखपुर का चेहरा क्यों नहीं बदला? गोरखपुर में जो है, आपने लखनऊ में तो आ गई थी मेट्रो, वहाँ पे गोरखपुर में क्यों नहीं आ गई मेट्रो? गोरखपुर की सड़कें क्यों नहीं ठीक हो गई? गोरखपुर के अस्पताल क्यों नहीं ठीक हो गए? गोरखपुर के हालात क्यों नहीं बदल गए? तो आप तो लोगों को अंदाज़ा हो गया कि भैया ये आदमी जो है सिर्फ जिस काम के लिए था उसी काम पे इसे बिठा दो, तो उस काम के लिए वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो जाएं और अपना काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश को माफ़ करें, उत्तर प्रदेश को एक ऐसा युवा नेता चाहिए जिसका दृष्टिकोण जो है व्यापी हो, जो आगे की देखता हो, जो बड़ी सोच रखता हो, जो सबको साथ लेकर चल सकता हो, जो सिर्फ जुमले ना बोलता हो। जुमले, सबका साथ सबका विश्वास का जुमला नहीं, ये इनके लिए तो हर चीज़ एक जुमला है, हमारे लिए हर चीज़ एक इम्तहान है, और इम्तहान में हम पास होने के लिए तैयार हैं। आप युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, युवा तो जयंत चौधरी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। तो किस हिसाब से 400, तो 3 क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है वो अखिलेश जी से पूछिए, वो ठीक है वो जो कह रहे हैं, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तो क्योंकि प्रैक्टिकल आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, और मैं एक पत्रकार भी हूँ, तो मैं लोगों की बात भी सुनता हूँ। तो मैं एक बात मुझे स्पष्ट नज़र आ रही है कि इस बार जो गठबंधन है उसे बहुत स्पष्ट बहुमत मिलेगा, सरकार उसकी बनेगी। कोई आंकड़ा नहीं, आंकड़ा देना बेवकूफ़ी की बात है, माफ़ करें। ये तो आंकड़े जो है, जो देता है ज्योतिषी दें या जिन्हें कुछ पता ना हो वो आंकड़े देते हैं, जो समझदार होता है वो कभी आंकड़े नहीं देता। अच्छा, मतलब कुछ आंकड़ा नहीं बताएंगे कितना सीट आ पाएगा? मैं आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह दूंगा कि 250 के ऊपर सीटें आएंगी। अच्छा, मतलब पूर्ण बहुमत आप लोग की बन जाएगी? 200 के ऊपर आएंगी। अब वो जितनी आए 250 के ऊपर, अब वो अखिलेश जी की बात पूरी हो 400 की, या जैन जी की बात पूरी हो 300 की, या 250 पे आ जाए, लेकिन इस देश लोकतंत्र में तो 202 पे सरकार बनेगी। मतलब तो गठबंधन की सरकार आपकी बन रही है आपके हिसाब से? पक्का उसमें कोई मुझे चिंता नहीं नज़र आ रही, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। देखो, काठ की हंडिया जो है
बार बार नहीं चढ़ती। अब ये काट की हंडिया बार बार चढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये खाली हिंदू मुसलमान करके लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। जो इनके अपने समर्थक हैं भाजपा के, जो पक्के समर्थक हैं, जो हर हाल में इन्हें वोट देने वाले हैं, वो भी कह रहे हैं यार अब इसकी बात मत करो। उन्हें भी विश्वास नहीं रहा इन नारों के ऊपर, इन बातों के ऊपर। तो इसलिए ये इस तरह की बातें जो है अब उन्हें बंद कर देनी चाहिए। अगर करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप हिंदू मुसलमान की बात से लोग ऊब गए हैं ये बोल रहे थे। हमारा आखिरी सवाल ये है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, जिन मुद्दों की बात करती है, जैसे बिजली फ्री की बात कर रही है 300 यूनिट, महिलाओं की बात कर रही है, और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, बच्चों को लैपटॉप देने की बात कर रही है, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? और इसी में एक सवाल है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी भी महिलाओं को बात करती हैं, बीजेपी भी महिलाओं की बात करती है, महिलाओं को लेकर सभी लोग चल रहे हैं, तो आपको महिलाओं का राजनीति में किस तरीके से भूमिका मानते? आप अपना पर्सनल व्यू दीजिए। और ये किस तरीके से ये सब जो योजनाएं कह रहे हैं समाजवादी और आरएलडी के, किसानों की बात कर रहे हैं, जो इसको किस तरीके से लागू करेंगे आम जनता के लिए? आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, इसके ऊपर तो मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले कि कोई पार्टी अपना, अभी तो मैनिफेस्टो नहीं आया बाकी पार्टियों का, हमने 4 महीने पहले मैनिफेस्टो दे दिया और उसमें हमने 22 पॉइंट जो दिए हैं, 22 पॉइंट में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे लिए हम महिलाओं को जो रोजगार निकलेगा सरकारी, खासतौर पर पुलिस में 50% हम महिलाओं को देंगे। हम महिलाओं के लिए पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों के लिए भी हमने पूरा उसमें समझाया कैसे करेंगे। हमने ये सिर्फ लफाजी नहीं की है, बड़ा लंबा है, लोग पढ़ते नहीं है, 20 पेज से ज़्यादा का हमारा मैनिफेस्टो है जो हमने 4 महीने पहले इसीलिए दिया ताकि राजनीति मुद्दों के ऊपर हो। और उसी का नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी भी मुद्दों की बात कर रही है, आज प्रियंका गांधी भी मुद्दों की बात कर रही हैं, और बीजेपी को भी मजबूरन आना पड़ रहा है मुद्दों के ऊपर। उनकी ये लड़ाई, टकराव वाली, बांटने वाली बातें सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो हमने पूरा बनाया है प्लान कि किस तरह से हम देहात के अंदर जो आय है उसको दुगनी करने का हम काम करेंगे, कि किस तरह हम एक नया, जिसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है गांव में। आज हम कोशिश ये होनी चाहिए कि गांव का आदमी भाग के मजबूर ना हो शहर में आने के लिए और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। गांव के आदमी को गांव के अंदर रोजगार हम दे सकते हैं। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि किसी को आके शहर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो गांव में बैठकर ही एक्स्ट्रा भी कमा सकता है, वो अपने पशुपालन को भी आगे ले जा सकता है, वो अपना फूड पैकेजिंग भी अच्छा कर सकता है। हमारे जो पैदावार होती है उसका 40% जो है वो वेस्ट हो जाता है शहर तक पहुंचने में, मंडी से घर तक पहुंचने में। उस 40% को अगर हम बचा लेते हैं तो आमदनी तो ऐसी दुगनी हो जाती है उसकी। तो उसको, उस 40% को बचाने के लिए हमें क्या करना है उसका भी हमने प्लान बनाया कि कोल्ड चेन हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, हम किस तरह से उसका जो पैदावार होगी उसका मूवमेंट, किस तरह से फास्ट मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा, उसकी पैकेजिंग कैसे हो पाएगी, उसको उसमें से जो चीज़ें हम फूड वो प्रिजर्व कर सकते हैं उसको प्रिजर्वेशन कैसे उसका होगा, उसकी एक्सपोर्ट हम कैसे बढ़ा सकेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो ज़्यादा ध्यान हमें इस पे, ये इस तरह के काले कानून पास करके सर पर डंडा नहीं मारेंगे हम तो ज़मीन से ही उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि उसे कहीं झोली ना फैलानी पड़े किसान को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसान को रोना ना पड़े मंडियों में जाके, अपनी MSP के लिए परेशान ना होना पड़े। वो खुद ही, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन करेगा अपनी उपज में, कि जो उपज करेगा वो चाहे फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो चावल हो, उसको किस तरीके से पैकेजिंग करके उसके अंदर एडिशन करके वो उसी को 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेच पाएगा जो आज व्यापारी बेचता है। तो ये जो बीच का व्यापारी जो खा रहा है और जो ये लाना चाहते हैं अडानी और अंबानी को, उसको हम कैसे काटेंगे, ये सारा प्लान हमने सोचा है। हमने पूरा प्लान तैयार किया है कि किस तरह से हेल्थ को हम ठीक करेंगे। कि आज हर आदमी को जरा सी भी बीमारी होती है तो यह तो मर जाता है वो, जब तक उसके टेस्ट होता है, जब तक वो उसको पता लगता है कि मुझे TB है, तब तक उसकी हालत बेकार हो जाती है। जब तक उसको पता लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, तब तक वो मरने के करीब हो जाता है। तो उसे शहर आना पड़ता है। हर आदमी हिंदुस्तान में एम्स पे आके इलाज नहीं करा सकता, हर आदमी को ज़मीन बेचनी पड़ती है, अपना घर बार बेचना पड़ता है इलाज के लिए। हमने प्लान बनाया है कि हम किस तरह से मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब्स बनाएंगे, चेन बनाएंगे उसकी, वो हम गांव-गांव में पहुंचाएंगे। हर गांव में जो है उसको हम पहुंचाएंगे, यानी घर घर दवाई, गांव-गांव डॉक्टर, ये हमारा नारा है। और हम उसको पहुंचाएंगे ताकि
इससे पहले कि बीमारी बढ़े, शुरू में ही उसकी टेस्टिंग हो जाए कि इसको टीबी है, या प्रेग्नेंट औरत है तो शुरू में पता लग जाए इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, या इसके किस चीज़ की कमी है, इसको विटामिन डी चाहिए, इसको कैल्शियम चाहिए, इसको और क्या चीज़ चाहिए इसको, वो शुरू में ही उसके ब्लड टेस्ट होके पता लग जाएगा। गांव के अंदर आके लैब खड़ी होगी, उस लैब से उसका टेस्टिंग हो जाएगी। हर दिन बधा होगा कि इस दिन ये लैब इन गाँव के लिए करेगी, मंगलवार को यहाँ, बुधवार को यहाँ, बृहस्पतिवार को यहाँ। इस तरह से प्लान हमने सोचा है और मुझे विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। और सरकारें नहीं चलती, जनता चलाती है। अगर जनता आपके साथ है और आप जनता को उसमें हिस्सेदार बनाते हो, आप हर चीज़ में कमीशन खाने के चक्कर में नहीं रहते हो, आप चीज़ों को बेचने के चक्कर में नहीं रहते हो, आप चीज़ों को बनाने का काम करते हो जनता को इन्वॉल्व करके, तो आपको पूरा सक्सेस बड़ी आसानी से मिलती है। जनता बड़ी सोच वाली हो गई है। सिर्फ सवाल यह है कि आप यूथ को कैसे जिम्मेवारी देते हो। तो हम जो डायग्नोस्टिक लैब्स बनाएंगे उसमें हम रोजगार भी देंगे, हमारा यूथ जो है उनको चलाएगा, वो एनजीओज बना के हम उसको चलाएंगे। तो उसका पूरा प्लान हमारे दिमाग में तैयार है। तो इसके ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूं आपसे। ठीक है, आपने एमएसपी और किसान की बात कही है, तो 15 तारीख को जो मीटिंग हुई है किसान यूनियन की, उसमें किसान यूनियन की तरफ से ये बयान आया है कि सरकार उनके साथ धोखेबाजी कर रही है जी। और कहीं मुजफ्फरनगर की तरफ से ये भी हुआ, नरेश टिकैत ने किसी आरएलडी के प्रत्याशी का समर्थन भी किया है। तो ये माना जा रहा है कि किसान यूनियन आरएलडी का समर्थन कर रहा है। इसको आरएलडी किस तरीके से देख रही है? आरएलडी तो देखिए, किसान यूनियन और आरएलडी कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक साथ हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो ये किसान आंदोलन 1910, 20, 25 में शुरू हुआ था सर छोटू राम से, और खजर हयात साहब जो कि मुख्यमंत्री बने थे यूनाइटेड पंजाब के, पंजाब उस वक्त पूरा हरियाणा तक, दिल्ली तक होता था वो पंजाब, और उधर पूरा हिमाचल भी पंजाब में ही आता था। तो उसके मुख्यमंत्री बने थे सर छोटू राम, और इन्होंने ये आंदोलन किसानों की लड़ाई की छेड़ा था। यही छेड़ा था एमएसपी का कि कैसे लगान को कम किया जाए, कैसे टैक्स कम किया जाए। आप लोग का कुछ प्लान है एमएसपी को लेकर? नहीं, हमारा तो बिल्कुल प्लान तैयार है। हम तो एमएसपी जो है बुनियादी तौर पे उसे कानूनी रूप देना चाहते हैं। दिल्ली में 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम कानून लाएंगे, उसको हम एमएसपी की गारंटी देंगे। क्योंकि किसान को एक बात समझना चाहिए कि दुनिया में कौन सा रोज पैदावार ऐसी है कि आपकी लागत आ रही है 100 रुपये और आपको बेचनी पड़े 50 रुपये में, उसका भी कोई गारंटी ना हो। अगर आप उसमें लेबर जोड़ें, जो औरतें रात भर काम करती हैं पशुओं को भगाने के लिए, आजकल रात भर बच्चे और औरतें खड़े रहते हैं खेतों के ऊपर। आज सोना हराम हो गया किसान की ज़िंदगी हराम है। तो किसान को आप जो है एमएसपी सिर्फ जो उसका बीज और खाद के पैसे दे रहे हैं आप उसके जो लागत लग रही है, उसकी जो लेबर लग रही है, उसकी जो औरतें आधी उम्र में मर रही हैं रात दिन काम कर करके, उसकी आप उसकी कीमत नहीं दे रहे हैं। तो कीमत मिलनी चाहिए। एमएसपी कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। मुझे बता दे कि कोई दुकानदार या कोई व्यापारी आधे दाम पे माल बेचने को तैयार है क्या? जो सेल भी लगाते हैं 50% की, ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये में की होती है। आप समझते हो 50% पे आपको सेल में बेच रहे हैं? नहीं। और किसान तो अपने सेल नहीं होती उसके यहाँ, वो तो अपने लाके जो है बर्बाद कर देता, आग लगा देता अपनी फसल में। टमाटर अपने फेंक देता ला के सड़कों के ऊपर। आप उसके ऊपर क्या हालत होती है? अभी पाला पड़ गया, अभी बारिश हो गई, बर्बाद हो गया उसका सारा किया कराया, और उसकी सारी लागत जो है जीवन भर की उस खेती के अंदर लगती है। तो उस खेत को आप, और एक बात और समझ लें, खेती कोई कारोबार नहीं है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, एक वक्त था कि 1980s तक कि हिंदुस्तान को भीख मांगनी पड़ती थी पूरी दुनिया से अनाज के लिए। इस किसान ने हिंदुस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बनाया अनाज में, जिसकी वजह से सर उठा के हम चलते हैं। आज हम भीख नहीं मांगते पूरी दुनिया से, अमेरिका से और यूरोप से कि हमें गेहूं दे दो, हमें चावल दे दो। ये किसान ने किया है। इस किसान को आप सर पे जूता मार रहे हैं, उस किसान के किसान। और इसलिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो है वो बंदूकों से नहीं आती। फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। आपको फूड सिक्योरिटी के लिए जहां आप देश की सिक्योरिटी पे लाखों करोड़ रुपया लगाते हैं, रॉकेट पे और बमों पे और टैंक्स पे और हवाई जहाज़ों पे, तो आपको लाखों करोड़ रुपया कुछ हिचक नहीं होनी चाहिए इस फूड सिक्योरिटी पे लगाने में, किसानों को देने में। क्योंकि जब तक हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारी जनता की, हमारे देश की, हमारे भविष्य की, हमारे बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप
कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं पार्टी को लड़ा रहा हूँ और मैं सारे कैंडिडेट्स को लड़ाऊंगा। मेरा मकसद जो है इस वक्त एक परिवर्तन लाना है और मेरा मकसद सिर्फ चुनाव, मैं चुनाव को राजनीति नहीं समझता। बहुत गलत लोगों की सोच हो गई आम आदमी की कि जो चुनाव लड़ता है वो राजनीतिक है, जो चुनाव नहीं लड़ा वो राजनीति का मतलब है किस तरह से परिवर्तन लाया जाए, किस तरह से लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं, कैसे संविधान को लागू किया जाए, कैसे लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ इंसाफ और उनके अधिकार हैं। उन अधिकारों की लड़ाई मैं लड़ता रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।